लोक जनशक्ति पार्टी में जारी हंगामे के बीच चिराग पासवान ने आज एक साथ कई कदम उठाए। लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो लोकसभा में पशुपति पारस को दल का नेता बनाने के फैसले पर फिर से विचार करें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक साथ अपने चाचा नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी तक को निशाने पर ले लिया। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। एलजेपी में चल रहे संकट के बीच पहली बार मीडिया से मुखातिब चिराग पासवान अपने बेहतरीन सियासी और जज्बाती अंदाज में दिखे। उन्होंने साफ किया कि पार्टी संविधान के मुताबिक उनको इस तरह नहीं हटाया जा सकता। हालांकि इसके ठीक पहले एनडीटीवी से बात करते हुए उनके चाचा और सांसद पशुपति पारस ने कुछ और कहा। दल विरोधी काम करने के आरोप में, किस आरोप में वो 5 सांसद को सस्पेंड किए, उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वो कह रहे कि नोटिस भी दिए और पार्टी से सब गलत है, 100% गलत है। चिराग पासवान ने अगला निशाना नीतीश कुमार पर साधा। आरोप लगाया कि पहले दलितों को बांटा और फिर पार्टी में फूट डाल दी। बांटने की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया और निरंतर ये देखा गया है कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाए। कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। चिराग ने प्रधानमंत्री से भी अपनी मायूसी नहीं छुपाई। जब याद दिलाया गया कि वो खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताते थे तो उन्होंने माना कि अब कौन राम और कौन हनुमान। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। तस्वीर को भी लेकर विवाद हुआ कि ये लोग हमारी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते। मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है। मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूं। हनुमान की तरह चीर के देख लें मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। तस्वीर लगाने की जरूरत मुख्यमंत्री को है। चिराग, आपने चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान कहेंगे और राम कहेंगे। इससे पहले चिराग ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो अपना फैसला बदले और चिराग समर्थक पशुपति पारस के यहाँ प्रदर्शन करते नजर आए। साफ है कि चिराग संसद से सड़क और मीडिया तक अपनी लड़ाई लड़ने का मन बनाकर आए हैं। चिराग ने एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की। एक तो भावनात्मक कार्ड खेलकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, तो दूसरी ओर पार्टी में टूट फूट के लिए सीधे तौर पर जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बीएसपी के बागी विधायकों की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात से नाराज मायावती ने आज एक साथ 5 ट्वीट कर अखिलेश पर हमला बोला और समाजवादी पार्टी को नफरत और जातिवादी सियासत करने वाला बताया। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो मायावती के ट्वीट्स पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि चुनाव में उनका मुकाबला बीएसपी से नहीं बल्कि बीजेपी से है। उधर आज भी बीएसपी के पूर्व विधायक और कई नेता अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। समाजवादी पार्टी दफ्तर पे कल सारे दिन बीएसपी के बागी विधायकों की अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर हलचल रही। पार्टी दफ्तर पे कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ती रही, लेकिन आज मायावती ने अखिलेश यादव पे एक साथ 5 ट्वीट कर हमला किया। इसमें कहा गया है कि घृणित राजनीतिक जोड़ तोड़, द्वेष और जातिवाद की राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी बीएसपी विधायकों के सपा में जाने का प्रचार कर रही है। ये विधायक राज्यसभा चुनाव में सपा और एक उद्योगपति से मिली भगत कर दलित के बेटे को हराने के आरोप में निलंबित हैं। सपा अगर इन निलंबित विधायकों की हमदर्द होती तो इन्हें अधर में नहीं रखती। उनको लेने से सपा में फूट पड़ेगी और उनके लोग बीएसपी में आ जाएंगे। सपा का चाल चरित्र चेहरा दलित विरोधी है। इसमें सुधरने के लिए वो तैयार नहीं। सपा ने बीएसपी विधायकों से मिलने का नाटक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में उनका फायदा लेने के लिए किया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर पे आज फिर भीड़ लगी रही। बीएसपी के विधायक रहे अमरपाल शर्मा अपने तमाम साथियों के साथ सपा में भविष्य तलाशने अखिलेश यादव से मिले।
अखिलेश यादव जी आते हैं कि उनके हाथ में प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए और वो इस प्रदेश का विकास करें, इस जनता में खुशहाली लाएं। उसी सब सिलसिले में मिलकर हमारे साथ बहुत सारे लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, सभी लोग हम एकत्रित होकर जो है आज माननीय अखिलेश यादव जी से मिले हैं। और बसपा से आपके अलावा कौन कौन आया आपके साथ? कई लोग हमारे साथ मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और भी कई लोग हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बीएसपी के बागी विधायकों की अखिलेश से मुलाकात पे कोई बयान नहीं जारी किया गया है। पार्टी के नेता कहते हैं कि मायावती के ट्वीट पे वे बोलना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है, बीएसपी से नहीं। बीएसपी के लोग अगर खुद आना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी के 7 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और उसके अलावा भी और भी बहुत से पार्टी के वरिष्ठ नेता सभा में ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। जनता का परिवर्तन का मन बन गया है। चुनाव नजदीक आते ही दल बदल की भगदड़ शुरू होती है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने के लिए एक लिस्ट लेके अखिलेश के पास पहुंचे। तो मैं आया था वहां से 83 नाम लेकर के। इसमें एक काजल निषाद है, फिल्म में काम करती है कुछ वो, उनके साथ एक निषाद समाज के थे जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो इलेक्शन लड़े थे पहले। ऐसे 83 लोग, सबके नाम मेरे पास नहीं है, सब अखिलेश जी से मिले हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर पे सिर्फ नई नई होर्डिंग्स ही नहीं उगाई हैं, तमाम नए नए चेहरे भी पार्टी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं और ये सिलसिला तमाम पार्टी दफ्तरों में अब चलता रहेगा, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में इस देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। भारत सरकार ने ट्विटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे मिली कानूनी छूट को वापस ले लिया है। यानी अब ट्विटर पर भारतीय कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकेगी। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में आज कूव प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्विटर कानूनी सुरक्षा पाने का हकदार है या नहीं, इसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि तथ्यों के अनुसार ट्विटर कानून के मुताबिक जारी गाइडलाइंस का पालन करने में विफल रहा है, जो 26 मई से लागू हो गए हैं। ये साफ है कि कानून के पालन के लिए ट्विटर को कई मौके दिए गए, बावजूद इसके ट्विटर ने जानबूझकर कानून न मानने का रास्ता चुना। अपने बड़े भूगोल के साथ ही भारत की संस्कृति भी बदलती रहती है। कुछ मामलों में खासकर फेक न्यूज से छोटी सी चिंगारी भी सोशल मीडिया के फैलाव से आग बन सकती है। इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस लाने का एक मकसद ये भी था। हैरानी की बात यह है कि जो ट्विटर खुद को अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा उठाने वाले के तौर पर पेश करता है, वही ट्विटर इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस की बात आने पर जानबूझकर उसे ना मानने का रास्ता चुनता है। महंगे होते तेल, पेट्रोल की खबरें तो आ रही, लेकिन अब इसका असर आंकड़ों पर भी दिख रहा है। एक शोध के अनुसार 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय मध्यम वर्ग से बाहर हो गए हैं। 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज 150 रुपए या उससे भी कम कमाते हैं और 2011 से 2019 के बीच करीब 6 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में शामिल हुए। मध्य वर्ग वो लोग हैं जो रोज 700 से 1400 रुपए दिन के कमाते हैं। उमा सुधीर की रिपोर्ट। निर्मला पहले 10,000 रुपया महीना कमा लिया करती थी, लेकिन कोविड के बाद उसकी कमाई बिल्कुल खत्म होती चली गई। बीते 1 साल में उसकी बचत भी खत्म हो गई है। उधार बढ़ रहा है और अब वो 2 वक्त के खाने के लिए भी रिश्तेदारों की दया पर निर्भर है। 1 रुपए नहीं है, खाने भी मुश्किल है। दुकान को आना, काम करना पहले से अभी और मुश्किल हो रहा है। कर्जा लोग पूछ रहे हैं कहाँ से देना, इन्हों दो बोल के बोले तो नहीं निकल रहा। तेल का दाम भी बढ़ गया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खाना खाने की मुश्किल है। पूछने वाले पैसे पूछ रहे, देव माँ बोल के पैसे पूछ रहे। कोविड की वजह से बहुत सारे निम्न मध्य वर्गीय घर गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। अमेरिका की रिसर्च संस्था प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि भारतीय मध्यम वर्ग का 1/3 हिस्सा इस दौर में गरीब हो गया है। यानी दशकों से गरीबी हटाने में जो कामयाबी मिली थी वो खत्म हो रही है। ड्राइवर रहे येल्लैया अपने 3 बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कड़ी मेहनत करते थे ताकि उनकी जिंदगी सुधर सके, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि जिंदगी रिवर्स गियर में जा रही है।
ये बताते हुए वो फूट पड़ते हैं कि बच्चे स्कूल छोड़कर अब काम कर रहे हैं ताकि परिवार चल सके। बड़ी बेटी डिपार्टमेंटल स्टोर में है, उससे छोटे 2 बच्चे सड़क पर सब्जी बेचते हैं। सब कुछ इतना महंगा है, हम इसीलिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, लेकिन अब ये संभव नहीं है। येल्लैया के तीनों संतान स्कूल जाने वाले होशियार बच्चे हैं। स्मिता के तो 10वीं कक्षा में 10 में से 10 जीपीए आए, फिर भी वो सड़क पर है क्योंकि कोविड और लॉकडाउन ने 2 वक्त की रोटी मुहाल कर दी है। बहुत सारे परिवार का यही सच है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।